मेरा नाम कदीर खान, एमफिल फिजिक्स और क्लास 10, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अटैच टू स्प्रिंग मास बॉडी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10.3 को आप देख लें कि मास अब ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हो। ठीक है, कहते हैं कि मास अब ऑसिलेटिंग, आपके पास एक मास है वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट तो हमने पहले डिफिनीशन भी किया हुआ है, मास स्प्रिंग सिस्टम। हमारे पास एक मास है वो स्प्रिंग सिस्टम में हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अराइज दैट कि what is the mass of the vertically mass spring system if it oscillates which period of 2.0 second and has a spring constant of 20 Newton meter। पहले समझाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक मास है वो ऑसिलेटरी सिस्टम है, एक स्प्रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ द वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है, उसमें हमने ऑसिलेट किया हुआ है, टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी मौजूद है। स्प्रिंग कांस्टेंट से हमारा मतलब के की तरफ है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में डिलीवर किया था कि के का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और हमने डिफाइन भी किया था, क्वेश्चन में भी डिफाइन किया था ऑलरेडी। अब गिवन डेटा, पहले आपको गिवन डेटा की तरफ जाना है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, के को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ नहीं लिखते आप, के इज इक्वल टू कितना होता है 20 न्यूटन मीटर। ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है स्प्रिंग कांस्टेंट, यही पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमारा जो है टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना है आप देखिए, पीरियड किसके टाइम पीरियड को कहते हैं, और ये सेकेंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, तो आप टी लगा दे। अब टाइम पीरियड क्या है 2.0 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या, मास। कैसे फाइंड करते हैं, हमें क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। सोल्यूशन क्या है कि द टाइम पीरियड फॉर द मास सिस्टम इज, जब आप टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर मास सिस्टम है और स्प्रिंग के साथ जुड़ा है तो हमने फॉर्मूला लगाना है T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाई K। ठीक क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई। पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 3.14। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। मैथमेटिक्स का रूल है कि जो काम आप इस साइड पे कर रहे हो वो काम इस साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर दिया। यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे इज होल स्क्वायर ले लिया। ये इज होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर 2 के ऊपर है, पाई के ऊपर है, इस अंडर रूट के ऊपर है और के ऊपर है। अब ये अंडर रूट प्लस ये 2, ये दोनों बराबर है। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या होता है, कैंसिल टू ईच अदर। ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो है ये तो अंडर रूट इसके साथ दोनों से खत्म हो जाएगा, m से खत्म हो जाएगा और k से भी खत्म हो जाएगा। अब बाकी क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 इस पाई के ऊपर भी है, इस पाई के ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये t स्क्वायर अपनी जगह पे आप 3 की तरफ जाए। ये स्क्वायर इसके ऊपर है, हमने बोथ साइड लिया था, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया था। अब ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये उसके ऊपर है तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब पाई के ऊपर है, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये अंडर रूट इसके साथ क्या मिलेगा कि ये इधर कैंसिल टू ईच अदर, तो m डिवाइड बाय k हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब ओनली पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 की तरफ हम जाते हैं, हमें इसको अरेंजमेंट करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें अपनी क्वेश्चन की तरफ जाना है कि रिक्वायर्ड द मास, हमें मास फाइंड करना है। जब मास फाइंड करना है वो भी जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको राइट हैंड साइड पे छोड़ना है, बाकी आपको लेफ्ट साइड पे करना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल m इज इक्वल टू, इसको मैंने अरेंज कर दिया, अपनी जगह पे छोड़ दिया कि यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड पे जाएगा तो ये t के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है।
अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। अब ये m जो आपके पास है, m तो हमने छोड़ लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 4 पाई स्क्वायर जो है ये इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ गया। बस इक्वेशन नंबर 4 में जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट कर ले। अब इक्वेशन नंबर 4 को आगे मैंने निशान दिया हुआ है कि अभी m इज इक्वल टू m अपनी जगह पे, क्योंकि हमने मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाना है, देखिए इधर देखिए, टाइम आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने इधर देखिए टाइम पीरियड 2.0 सेकेंड, वहां t की जगह पे आपने ये वैल्यू उठा के इधर लगाना है। लेकिन यू शुड बी रिमेंबर दैट कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन है, लगा दे के कांस्टेंट, मैंने बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, 20 न्यूटन मीटर, ये आपको इधर आपने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय और अपनी जगह पे, और पाई में मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, आप उस वैल्यू लगा दें। लेकिन यू शुड बी रिमेंबर अगेन कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि 3.14 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तब ही आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4.986। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि आपको इसको 2 मरतबा, यानी ये जो 2 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब 20 है, 20 अपनी जगह पे लगा दें, किलोमीटर पर सेकंड। अब एक और चीज बता रहा हूँ, न्यूटन अपने नाम से ये किससे बराबर होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू जहाँ पे n है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है। आपने ये वैल्यू पुट कर दिया, आप क्या कर रहे हैं, ये आपस में कट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में भी कट हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट सिर्फ रिमेंबर दिस वैल्यू, ये जब बिकम दिस वैल्यू सो 2.02 कीजिए, आप इसको क्या करना है, आपने किलोग्राम में मतलब कर दिया, जब किलोग्राम कर दिए वैल्यू आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा, लास्ट वन में आंसर होगा, ये आपके पास आंसर हो गया। आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक मास है, वो ऑसिलेटिंग सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम में हमने ले लिया, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, वर्टिकली मास को फाइंड करना है, और हमारे पास टाइम पीरियड भी मौजूद है, हमारे पास कांस्टेंट भी मौजूद है। अब क्या करना है, टाइम पीरियड की फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। आप ये याद रखिए कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमें कांस्टेंट को फाइंड करना है और टाइम, मतलब मिसाल हमारे पास टाइम मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से टाइम पीरियड फॉर द मास सिस्टम के लिए फार्मूला आप लिख लें। जस्ट दोनों साइडों में आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग और बोथ साइड करना है, और ये जब हो जाएगा इसमें अंदर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। आप जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो न्यूटन का अपना वैल्यू क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपने लगा दिया, ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, ये गेट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी स्क्वायर है और ये डिवाइड में ये हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये मास का लास्ट आंसर हो जाएगा, हमारे पास मास होगा। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू बुक चैप्टर नंबर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, ये एक एग्जांपल था, पेज नंबर 7 पे है, ऑलरेडी मौजूद है। पहले आप इसको क्या करें, नोट कर लें, उसके बाद एक लेक्चर भी सुन लें, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बॉल एंड बॉल सिस्टम। बॉल आप तो जानते हैं गेम को कहते हैं, और बॉल सिस्टम आपने कप प्याला को देखा है, उसको कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए तो आपको क्या करना है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ अ बॉल, प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ बॉल, बॉल का जो मोशन है वो प्रूव करे, एंड द बॉल इज अ केस ऑफ एसिचन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है, बॉल सिस्टम एसिचन के हालात में उसको फाइंड करना है। आपके पास एक बाल है, एक मिसाल आपके पास कप पड़ा हुआ है, उस कप में आपने बाल रखा हुआ है, क्या करना है, इसके एसिचन सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड करना है। पहले जब आप पेपर में लिखोगे तो पहले आपको लिखने का मतलब ये है कि एसएचएम आपको दिया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऑलरेडी मैंने डिलीवर किया हुआ है चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 सेकंड में, ऑलरेडी मैंने बार किया हुआ है। आगे मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एसएचएम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी डिफिनीशन पहले आपको लिखना है। जब आप डिफिनीशन लिखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि ये बॉल एंड बॉल सिस्टम में मुझसे क्या मांग रहे हैं, ये चाहते क्या है। तो डिफिनीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर होता है, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, व्हेन नेट फोर्स
नेट फोर्स का मतलब है कि जितना फोर्स लगाते हो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिकल फॉर्म भी मैं लिखता हूं, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डायरेक्टली की मतलब ये है कि अगर आप फोर्स ज्यादा लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी मोर, अगर आप फोर्स कम लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी कम कवर जाएगा। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन आकर व्हेन द नेट फोर्स या एक्सीलरेशन, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, अब एक्सीलरेशन ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। अब ये क्या है माइनस, ये रिस्टोरिंग फोर्स है इसके अंदर, जिससे हमने पेंडुलम में एग्जांपल लिए हुए आगे हम पढ़ लेंगे। इन दिस दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई बच्चा जो में इधर उधर हम उसको पुश करते हैं, ये जगह जो है इसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन है। जहां पे ये बॉडी रेस्ट में था उसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। अगर ये भूल जाए तो दूसरा नाम इसका है एक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्वल मींस बराबर, यहाँ पे जितना है उतना ही इस साइड पे, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट के दरमियान रुका है, रेस्ट हालात में है, इसको हम मेन पोजीशन भी कहते हैं और इसको हम एक्विलिब्रियम भी कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की तरफ हम आते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटा माइनस, अच्छा माइनस एक्स। एफ फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। नेक्स्ट वन ये है कि एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन में हमारे पास ये होता है कि अगर एक्सीलरेशन ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। माइनस तो ऑलरेडी मैंने आपको शो किया हुआ है। अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपको पेपर में जब लिखना है कि द बॉल इन बॉल सिस्टम, हाँ आपको डिफिनीशन में ये लिखना है कि द मोशन ऑफ अ बॉल। आपको इधर में एग्जांपल ये क्या है कि द मोशन ऑफ अ बॉल, आपके पास ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। अब ये जो बॉल आपके पास है ये क्या करेगा, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस एसएचएम, ये एक एग्जांपल है एसएचएम की, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मांगे भी है कि ये क्वेश्चन, ये जो बॉल आपको जाहिर करना है ये अकॉर्डिंग टू एसएचएम इस तरतीब से हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये एग्जांपल किस चीज का है, एसएचएम का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। जहां पे बॉल हमने घुमाया नहीं था उस टाइम उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम मेन पोजीशन भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखें इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं, W, ग्रेविटेशनल फोर्स हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और W अब ये मास है कि नहीं, ये बॉडी का मास है, ये m होगा। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर असर करते हो क्या हो जाएगा, G। और ये W जो है ये वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को, वेट। तो वेट बराबर है mg का। अब क्या होगा, इस बात को मैं इस साइड पे पुश करना चाहता हूं, इस साइड मैंने पुश किया। अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, द रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन इसका वेलोसिटी। अब ये हम भी देखें तो ये जो अपोजिट फोर्स उसको आता है, अपोजिट फोर्स एक्सीलरेशन का अपोजिट फोर्स, ये x डिस्प्लेसमेंट है, x जो है ये आगे तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन है, क्या है, एक ही डायरेक्शन है। अब ये बात यहां पे समझने की कोशिश करें कि ये बात जब यहां से हमने पुश किया, ये निशान मैंने दिया यहां पे पुश किया, इधर आया। अब ये जब इधर आया तो ये बात क्या हो जाएगा, ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। अब एक एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रूप तो इधर ही है, बात जब इधर आ जाएगा ये जो है इसको हम h नाम देंगे, ये h क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। जब हाइट को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इस हाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि नहीं होगा, मस्ट भी होगा, जरूरी है कि हो जाए। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज पे लगता है, ये मास पे लगता है, ये क्या, ये मास है कि नहीं है। तो एक g इधर आ गया, एक ये मास आ गया, सिंपल इज दैट। तो h किस चीज के बराबर हो गया, h बराबर है mg h। h किसका मतलब है, हाइट, ये वेट के बराबर है mgh, क्लियर। तो यहाँ पे g का स्पेसिफिक वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। हमेशा के लिए हम तो 9-8 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, लेकिन मैट्रिक में ज्यादातर जो है यहाँ 10 हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन को जो मैंने पहले डिफिनीशन किया था,
कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स इज रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया था, अब ये बॉडी जो है वापस जाने की कोशिश करेगा, ये जो वापस जाने की कोशिश करेगा ये माइनस को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू वेट होता है और मेन पोजीशन होता है यहाँ पे ये बाल है, ठीक है। अब थोड़ा गेम इज ओवर कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सीलरेशन उसकी अपोजिट है। पोटेंशियल एनर्जी किसको बराबर करता है? पोटेंशियल एनर्जी वही है अगर एक जिस्म जमीन पे पड़ा है, इसको समझने की कोशिश करें। अब आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उसको उठा रहे हो, मूवमेंट दे रहे हो, हरकत दे रहे हो, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जहां पे स्टॉप हो गया, जब हम उसको इधर हमने रख लिया, ये बॉडी में इस तरह रखा है, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, अगर मैं छोड़ू ये दोबारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को दोबारा ही हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, इधर जब मैंने ये बाल स्टॉप किया, अब स्टॉप होने में अंदर इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, mgh। क्योंकि अगर मैं ये इधर में रखा, ये क्यों जमीन की तरफ जाए, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, होना चाहिए कि ऊपर चला जाए, लेकिन नहीं, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, ये mgh के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, अगर लेफ्ट पे देखे राइट पे देखे दोनों हाइट तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी एक्सीलरेशन इधर भी है, सेम ही बात है। और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी mgh के बराबर है, सही है, क्लियर है। यहाँ पे भी g की कीमत जो है 10 मीटर पर सेकंड, स्पेसिफिक वैल्यू है कांस्टेंट, ये 9.8 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप 10 यूज करें, आपके साथ आंसर ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन में मांग रहा है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक्सप्लेनेशन भी लिखना है साथ में, ये चीज को एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है कि व्हेन द बॉल इज एट द मेन पोजीशन ऑफ ओ, ये क्या है, वो मेन पोजीशन से, जब हमारे पास कोई बात होता है मेन पोजीशन से क्या करें, वो किस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से हम स्टार्ट लेते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, दैट इज एट द सेंटर ऑफ बॉल, आपके पास जो प्याला है उसकी जो सेंटर है, मरकज़ा जो है आपके पास क्या है, इसमें उसके हो जाएगा बॉल में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इज 0। क्यों 0 होगा, 0 इसलिए होगा कि इस बॉल पे हमने किसी किस्म फोर्स नहीं लगाया हुआ है। अब ये यू कंसीडर करें कि ये रेस्ट पोजीशन में है, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट से आप देखिए इधर पे ये बॉल यहाँ पे था, इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इस प्याले के अंदर जो बॉल पड़ा होगा वो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0, उस पे कोई किस्म की फोर्स नहीं होगा। इट मींस कि ये नेट फोर्स जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नेट नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, क्लियर। उसकी बात क्या है, नेक्स्ट को देखिए, इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल x, ये जो वेट होगा, वेट और मास में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। इधर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, वेट क्या होता है, ये वेरिएबल। अब ये भी बताता हूं कि कांस्टेंट वही वैल्यू होता है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल अभी मैंने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का g का, कि इसका कीमत क्या है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं हो सकता। आप ऊपर आसमान में उसको नापते हो या जमीन में नापते हो या उसको मरी में नापते हो, जो भी हो, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, हर जगह पे इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वेट एक एग्जांपल है कि वेरिएबल वही होता है जो वक्त के साथ साथ चेंज हो सके, यहाँ पे उसका डिफरेंट वैल्यू हो, वहां पे उसका डिफरेंट वैल्यू हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, फोर्स इज वेट ऑफ द बॉल इज 0, वेट भी उसका 0 होगा, इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका वेट भी 0 होना चाहिए। एंड डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू दिस अपवर्ड, जितना ये डाउनवर्ड फोर्स इस बॉल पे लगता है उतना ही उसकी अपवर्ड फोर्स भी लगेगा, ठीक है। वो दोनों, उस दोनों का क्या सिचुएशन होगा, इस टाइम क्वेश्चन अराइज है कि
अपवर्ड और डाउन फोर्स तो लगता है एक बाल के अंदर, एक प्याली के अंदर बाल पड़ा हुआ है, ऊपर भी फोर्स लगता है, नीचे भी फोर्स लगता है, तो उस टाइम क्या होगा उसके वेट, तो डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू दी अपवर्ड। डाउनवर्ड जो है वो बराबर होगा, इट मींस कि ये बराबर होगा डाउनवर्ड, जितना ऊपर फोर्स होता है उतना ही नीचे फोर्स होगा। अब क्या हो जाएगा, इन दिस इक्वल टू दिस अपवर्ड फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस। नॉर्मल क्या कहते हैं, इस नॉर्मल ऊपर सीधा स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दिस सरफेस ऑफ द बाउल जो होता है ना, एंड देयर इज नो मोशन, वहां पे कोई हरकत ही नहीं होगा, क्योंकि ये जब दोनों ये बाल के अंदर जो फोर्स अपवर्ड था नीचे था दोनों बराबर हो गए, तो इट मींस यहाँ पे देयर इज नो मोशन, वहां पे कोई किस्म की हरकत नहीं होगा। रिपीट करता हूँ एक बार, आप यहाँ पे देख ले, बाथ एंड बाउल सिस्टम, ये आप देख सकते हो 10.3 पे आप जाइए, वहां पे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट मोशन ऑफ अ बाथ इन द बाउल इट इज अबाउट इज दिस केस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो प्याली में गेंद हमने रखा हुआ है, बाल रखा हुआ है, उसको आपको किस केस में रिप्रेजेंट करना है, इसी चैम्प के केस में रिप्रेजेंट करना है। पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनेशन करें, वो मैंने क्यों है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बाल एंड बाउल सिस्टम क्या होता है, और ये इस किस्म के हम इसके अनदर एग्जांपल जो ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल है एसएचएम का, इसे हम एसएचएम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप जाइए, एक्सप्लेनेशन में आपके पास एक बाल है, मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, जब तक उस पर कोई किस्म की फोर्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है, मेन पोजीशन में है, लेकिन वेट उसके ऑलरेडी उस पर जब फोर्स इधर लग जाएगा, उसके बाद हम जब उसको पुश करते हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, जब हम उसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और अब जब हम ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी उसकी अपवर्ड होगा। और जी का अपनी स्पेसिफिक भी यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपवर्ड फोर्स। नेक्स्ट अगर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए, अपवर्ड फोर्स मतलब डाउनवर्ड फोर्स, इस बात पे जब जाते हैं तो वहां पे कोई किस्म की मोशन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।